माय हिंदी माय उर्दू चैनल के सभी व्यूअर्स को मोइन शम्सी की तरफ से सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं बात करूंगा हिंदी वर्णमाला के उन अक्षरों की जिन्हें मैंने पिछली मुलाकात में छोड़ दिया था। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने उन अक्षरों को पिछली मुलाकात में डिस्कस क्यों नहीं किया था। इसके दो अहम कारण थे। उन अक्षरों के लिए या तो उर्दू में कोई विशिष्ट अक्षर या मखसूस हरूफ है ही नहीं, या फिर उन अक्षरों को हिंदी वर्णमाला में सामान्य तौर पर शामिल ही नहीं किया गया है। यानी सामान्य हिंदी वर्णमाला में वो अक्षर शामिल नहीं है, लेकिन बाद में जरूरत की वजह से ऐड किए गए। तो आज जो अक्षर मैं डिस्कस करूंगा वो इन्हीं दोनों कैटेगरीज में से किसी में आते होंगे। पहला अक्षर है अंग। जनरली पढ़ाया जाता है कि अंग से अंगूर, अंग। ये अंग नहीं है, अंग है, अंग। इसके लिए उर्दू में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अलिफ जबर नून, ये सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अगर अंग से शुरू होने वाले अल्फाज को उर्दू में लिखें तो इस तरह से शुरू करना पड़ेगा, अलिफ जबर नून और उसके बाद अगला अक्षर उर्दू का। जैसे अंगूर लिखना हो तो अलिफ जबर नून गाफ पेश वाव रे या र। अदरवाइज कोई सेपरेट लेटर उर्दू में अंग के लिए है ही नहीं। इसी तरह से आह है, ये आह, इसे आहा या आहा कह देते हैं। असल में ये एक साउंड है, आह। कई शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः। हालांकि कुछ लोग इसे अह भी पढ़ते हैं, जैसे पुनः, अतः, प्रातः। लेकिन सही उच्चारण तो अह पढ़ना ही है और पुनः, अतः, प्रातः वगैरह ही सही उच्चारण हैं। अह को लिखने के लिए भी कोई उर्दू अक्षर नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से लिखकर बताया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद एक वर्ण है ये। इसकी ध्वनि भी कुछ कुछ अंग जैसी ही है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल कई शब्दों में होता था, जैसे अंक, रंग, मंगल और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें इस अक्षर को बीच में लिखा जाता था। अंग को भी लिखने के लिए उर्दू में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन आप इसको, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है इस वक्त, देखकर समझ सकते हैं कि लगभग इस तरह की साउंड है ये। पहले जिन शब्दों में इस अक्षर का प्रयोग किया जाता था उनमें अब ऊपर बिंदु लगाकर काम चलाया जाता है। जैसे रंग को लिखने के लिए आप र और ऊपर बिंदु और ग लिख देते हैं। इसी तरह से और भी शब्द हैं। उसके बाद ये अक्षर है, इसका उच्चारण है या, या। देखिए, सुनिए, या, या। इसका भी इस्तेमाल अब बहुत कम होता है। पहले इसका इस्तेमाल खूब होता था, जैसे व्यंजन में ये लगाया जाता था, अंचल में, चंचल में, और भी बहुत से शब्द हैं जिनमें पहले ये लगाया जाता था। लेकिन अब इसका भी इस्तेमाल लगभग न के बराबर रह गया है और इसके बजाय ऊपर बिंदु लगा देते हैं। न्या के लिए भी उर्दू में कोई अक्षर नहीं है। इसको भी उसी तरह से आप समझ सकते हैं जिस तरह से कि मैंने लिखा है। देखिए, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। इसके बाद ड़ है। ड़ के लिए उर्दू में एक सेपरेट हर्फ यानी अक्षर है, इसको ड़े कहते हैं, ड़े। वैसे इसको ड़ा भी कहते हैं। उर्दू में कोई भी शब्द इस अक्षर से शुरू नहीं होता, लेकिन ये शब्दों के बीच में या आखिर में आ जाता है। इसके बाद ढ़ा है, ढ़ा, ढ़ा। ढ़ को लिखने के लिए उर्दू में ड़ या ड़े के साथ दो चश्मी है लिख देते हैं और ये ढ़ बन जाता है। इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन ये शब्द के बीच में या आखिर में आ सकता है। फिर क्ष है। इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट है। कई लोग इसको श कहते हैं, कई छ कहते हैं, लेकिन यह है क्ष। यानी इसको अगर इंग्लिश में समझें तो के से स्टार्ट होगा, KSHA, क्ष, क्ष। उर्दू में इसके लिए कोई हर्फ, कोई अक्षर यानी कि कोई वर्ण नहीं है, लेकिन इसको काफ और शीन के साथ मिलाकर लिख सकते हैं। हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट अक्षर तो कोई उर्दू में इसके लिए है ही नहीं, लेकिन साउंड के बेस पर इसको हम काफ और शीन का मिला जुला रूप कह सकते हैं। फिर त्र है, त्र। त्र के लिए भी उर्दू में कोई अलग अक्षर नहीं है, लेकिन ते या त और रे या र मिलाने से त्र का काम चल जाता है, त्र। इसके बाद ज्ञ है, ज्ञ। इसके उच्चारण के बारे में भी लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। असल में इसका उच्चारण ज्ञ तो है, लेकिन ये बनता है आधा ज और ञ से, तो इसको ज्ञ भी कह सकते हैं, ज्ञ भी और ज्ञ भी। लेकिन आजकल ज्यादातर इसे ज्ञ कहा जाता है और इसलिए उर्दू में इसको हम अगर समझना चाहें तो गाफ और ये या य को मिलाने से ज्ञ का काम चलाया जा सकता है। हालांकि एग्जैक्ट अक्षर नहीं है ये, और अगर आप ज्ञ कहना चाहें तो जीम और ये या य अक्षरों को मिला देने से हम ज्ञ जैसा साउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है क की।
देखिए ये क है, क के नीचे नुक्ता लगा हुआ है यानी कि डॉट या बिंदु लगा हुआ है, तो ये क नहीं रहा, ये हो गया क। क क क से कसम, कायदा, कानून, कुरान, कौल, मुक़द्दर में भी आता है, तकदीर में भी आता है। इसके उच्चारण को ध्यान से समझने के लिए आप क और क़ा साउंड वाले मेरे वीडियोस देखिए, आप समझ जाएंगे। उर्दू में इसके लिए काफ अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, काफ, काफ नहीं काफ, यानी क के नीचे भी नुक्ता लगाएंगे और फ के नीचे भी, तो काफ साउंड आएगा, काफ। उर्दू के इस अक्षर का नाम है काफ। फिर ख के नीचे नुक्ता लगाने से ख बन जाता है, ख। इसके लिए उर्दू में खे नाम का अक्षर है, खे। इसे खा भी कहते हैं और खे भी। ये ख से अलग है क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जिनमें अगर आप ख की बजाय ख बोल देंगे तो अर्थ बदल जाएंगे। जैसे खुदा, ईश्वर, गॉड के लिए खुदा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप खुदा कह देंगे तो खुदा तो खुदाई से संबंधित शब्द हो गया और इसका अर्थ एकदम अलग हो गया। तो जब खुदा शब्द बोलना हो तो खुदा बोलें, खुदा नहीं। इसी तरह से ग एक अक्षर है जो कि असल में ग के नीचे बिंदु लगाकर बनाया गया। इसकी ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी ताकि उर्दू, अरबी और फारसी के कुछ शब्दों को जब हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें हम ग को ग या ग को ग बोल दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये जानने के लिए भी आप ग और ग वाले मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ग के लिए उर्दू में गैन अक्षर है, गैन कहलाता है, गैन। दोस्तों इसके बाद अक्षर है ज, ज के नीचे नुक्ता, ज कहलाता है, ज नहीं होता, ये ज होता है, ज। ये अक्षर ज से बिल्कुल भिन्न है, एकदम अलग है। ज और ज के अंतर को समझने के लिए भी आपको मेरे छोटे छोटे वीडियोस देखने होंगे जो कि इसी चैनल पर मौजूद हैं, उनको देख लीजिए। आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ज और ज के साउंड्स में क्या फर्क है और इन अक्षरों का ध्यान न रखने से अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। उर्दू में इसके लिए 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों के नाम बताता हूं। जाल, उसके बाद जे, जे को जाइन भी कहते हैं और जैन भी कहते हैं। जी हाँ, आप में से शायद कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि जे अक्षर को जैन और जाइन भी कहते हैं। उसके बाद ये, उसके बाद ज़्वाद या दुआद या दौद और जोए, जोए को जौ भी कहते हैं। उसके बाद फ है, फ, फ के नीचे नुक्ता लगाने से फ बना और इसके लिए उर्दू में फे अक्षर है, फे। फे को फ भी कह देते हैं, लेकिन फे न कहें और फ न कहें, क्योंकि फ तो ये तब होता हिंदी में जब केवल फ अक्षर लिखा होता और उसके नीचे बिंदु न होता। लेकिन अब चूंकि फ के नीचे बिंदु देख रहे हैं आप, तो ये फ नहीं रहा, ये फ हो गया। यहाँ एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि फ ये अब है, अगर ये बिंदु ना हो तो ये फ है। जैसे फट गया, फैल गया, फूल गया, फूल, फाड़ दिया, फोड़ दिया। फिर इन शब्दों को अगर आप फैल गया, फाड़ दिया, फूल गया, गुलाब का फूल फिर बोलते हैं तो बिल्कुल गलत बोलते हैं। कोशिश कीजिए कि इन शब्दों को भी आप सही बोलें। और इस अक्षर के बारे में भी अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो फ और फ का अंतर बताने वाले मेरे वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद एक अक्षर है झ के नीचे नुक्ता। ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका अस्तित्व है, वजूद में अब ये है। उर्दू में इसके लिए एग्जैक्ट अक्षर नहीं है, लेकिन ये नाम का जो अक्षर आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है। और ये जो उर्दू का अक्षर आप देख रहे हैं, र या रे के ऊपर 3 नुक्ते या 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसको जे न कहें और जे न कहें, ये कहलाता है ये। ये देखिए उच्चारण एकदम डिफरेंट है, ये। इसको विस्तार में समझने के लिए भी आपको मेरा एक अलग से वीडियो देखना होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि र के नीचे नुक्ता और य के नीचे नुक्ता भी आजकल आप देख रहे होंगे। हालांकि ये आम तौर पर नहीं चलता है, हो सकता है ये हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में चलता हो, लेकिन हिंदी वर्णमाला में अब ये दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों इस तरह से आज आपने उन अक्षरों के उर्दू रूपों के बारे में जाना जिन्हें मैंने पिछली मुलाकात में शामिल नहीं किया था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और अगर पसंद नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे प्लीज बताइए कि क्या कमी रह गई, ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को दूर कर सकूं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक इस चैनल पर नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। घंटी का आइकन भी अभी तक अगर प्रेस नहीं किया है तो आज कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी से मिल जाया करे। अगली मुलाकात में लेकर आऊंगा कुछ और मजेदार बातें हिंदी और उर्दू के बारे में। तब तक के लिए मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।